ये ना चैप्टर 3 है। एंड चैप्टर 3 में क्या होता है, सारे एसेट क्लासेस के बारे में डिटेल में बताते हैं। एसेट क्लासेस क्या हुआ, जैसे शेयर्स एक एसेट क्लास है। वन ऑफ देम इज शेयर्स, वन ऑफ देम इज कैश। कैश को एक अलग एसेट क्लास माना जाता है। एक बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव्स है, और इवन फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज को एक एसेट क्लास मानते हैं क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में पूरा एसेट क्लासेस के बारे में पढ़ा है। पहला एसेट क्लास इज कैश। एंड व्हेन आई से कैश, यूजुअली फाइनेंस में कैश डजंट मीन आप कैश घर पे रखो। लाइक 100 रुपीज, 100 ग्राम्स का नोट इज नॉट कैश। इन फाइनेंस कैश जब आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हो और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इट्स कंपल्सरी कि आप कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो व्हेन यू कीप इट इन बैंक। इट्स नॉट आइडियल कैश, इट्स कैश इन बैंक। बेसिकली जो वो इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि इन फाइनेंस कैश डजंट मीन कैश एट होम। इट मीन्स आइदर इट इज एट बैंक एंड अर्न्स 5% इंटरेस्ट रेट। या तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम पोर्टफोलियो में भी अगर हमें कैश रखना हो, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट करना हो कहीं, हम कैश, नॉर्मल कैश नहीं रखते, हम कैश यूएस ट्रेजरी बिल्स में डाल देते हैं। जैसे इंडिया का कोई रिस्क फ्री, इंडिया की गवर्नमेंट का कोई रिस्क फ्री बॉन्ड होता है जो 4-5% कमाती है, हम उसमें डाल देते हैं। या तो बैंक, या तो यूएस ट्रेजरी बिल, या तो इंडिया की कोई बैंक। इस यूएस ट्रेजरी बिल को मनी मार्केट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, 3 से 1 साल के अंदर ही एक्सपायर हो जाते हैं। बट वो बहुत, मतलब इतने लिक्विड है कि वो कैश, मतलब कैश के जैसे ही मानो। अगर आपको अभी चाहिए कैश तो वो 1 सेकंड में बिक जाता है और आपको मिल जाता है। बट यू स्टिल अर्न सम इंटरेस्ट ऑन इट, और वो इंटरेस्ट है रियल इंटरेस्ट। सिंस कोई इन्फ्लेशन का कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ रियल इंटरेस्ट आप अर्न करते हो। So in finance, cash doesn't mean cash at home. It either means you have cash in bank and you earn जितना भी interest rate उस country का, or it is money market, basically US के treasury bills। ठीक है। And they expire in less than 1 year। ठीक है। मनी मार्केट होता है जो 1 ईयर के अंदर एक्सपायर हो जाता है। देयर समथिंग कॉल्ड कैपिटल मार्केट। शेयर्स वगैरह कैपिटल मार्केट में आते हैं। शेयर्स एक्सपायर होते हैं 1 साल में? नहीं। हम बेच सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, बट मतलब वो शेयर अपने आप एक्सपायर नहीं होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स, जो 1 साल से ज्यादा चले, और मनी मार्केट्स जो 1 साल में खत्म हो जाए। ओके। सो कैश आइदर मीन्स बैंक, और मनी मार्केट, मनी मार्केट में यूजुअली यूएस ट्रेजरी बिल्स होते हैं। एंड अगेन लेस एक्सपायर्स लेस देन 1 ईयर। एनी टाइम यू थिंक, एनी टाइम किसी भी करिकुलम में इससे आगे, 4 चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, जब भी कैश बोला है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि उनमें कोई इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो बेयर मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी में, वो आ रहा है। ठीक है जी। जी। नाउ कैश डिपॉजिट जो हम रखते हैं बैंक में, दो तरीके के अकाउंट्स में रखते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट में पता ही होता है, जिसमें आप कैश रखते तो हो बट आप कभी भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा है नहीं कि आप नहीं निकाल सकते हो। सेविंग्स अकाउंट में थोड़ी लिमिटेशंस होती है, मतलब मे बी आप 30 डेज के लिए आपको पूरा कैश रखना ही पड़ता है। या तो अगर आपने पांच, सेविंग्स अकाउंट आजकल बहुत डिफरेंट वेरीज से भी हैं। आजकल वो अलाउ कर देते हैं, बट टिपिकली यू शुड नॉट रिमूव फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट। एंड दूसरी चीज है, या तो वो लिमिट करते हैं कि अगर अगर आपने 5,000 डाले तो सिर्फ 2,000 आप निकाल सकते हो सेविंग्स अकाउंट में। करेंट अकाउंट में कुछ भी ऐसा नहीं है, आप बस डालो थोड़ी बहुत, थोड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट रेट्स फॉर दीज फंड्स आर ऑफन लो और नील। क्यों? क्योंकि आप कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है। मेरा सेविंग्स अकाउंट, एक तो सरप्लस फंड्स जो आप सेविंग करते हो वो है। एंड इंटरेस्ट रेट विल वेरी बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ द नोटिस। मतलब कभी कभी होता है कि आपको 2 दिन नोटिस देना पड़ता है बैंक को कि मेरे को इसमें से विड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर आपको जितना लंबा नोटिस, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन की शायद इतना इंटरेस्ट रेट ना हो, 30 दिन अगर आपको नोटिस देना पड़ेगा बैंक को, तो आप क्यों रखोगे इस अकाउंट में? ओनली इफ द इंटरेस्ट रेट इज हाई। मेक सेंस? तो वही है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नोटिस पीरियड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट डिपॉजिटेड। कभी कभी ज्यादा अमाउंट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आता है। जैसे वीओ में अगर आप 3,000 डालते हो तो आपको सिर्फ 4% मिलता है।
आप 30,000 से ज्यादा डालते हो तो आपको 5% मिलता है। तो अमाउंट डिपॉजिटेड एंड नंबर ऑफ पीरियड्स, ये एमसीक्यूज में आएंगे। व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट इन सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में क्यों होता है लो या लो? मतलब अगर करेंट अकाउंट 2% दे रहा है, अगर करेंट अकाउंट 2% दे रहा है तो सेविंग्स अकाउंट शायद 2.5% दे। ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हो। तो यूजुअली करंट अकाउंट द इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर और नील, मतलब कभी कभी जीरो आता है। बट व्हाई? बिकॉज यू कैन जस्ट यूज इट फॉर एवरीडे नीड्स एंड यू कैन रिमूव द अमाउंट कभी भी। तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट आपको क्यों देंगे जब आप कभी भी निकाल सकते हो? बट सेविंग्स में बिकॉज यू आर होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मे बी 30 days 40 days, यू कमिटिंग टू इट, या आपको ये नोटिस देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं रहेगा बट थोड़ा ज्यादा रहेगा। मेक सेंस? So usually you cannot withdraw from savings account one for 1 to 3 months, hence higher interest rate. And obviously higher interest rate, रिस्क क्या है इसमें कि क्या 30 दिन आपको होल्ड करना पड़ रहा है, इसलिए हायर रिटर्न सेविंग्स अकाउंट को देना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क इज टाइम रिस्क, क्योंकि 30 दिन आपको नोटिस देना पड़ेगा या 30 दिन आपको होल्ड देना पड़ेगा, इसको टाइम रिस्क बोलते हैं। मेक सेंस? अब ये टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं विच इज करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जो आपके क्वेश्चन है वो इसमें आंसर हो जाएंगे। अभी सेविंग्स अकाउंट में आजकल इंस्टेंट एक्सेस अकाउंट है, ऐसे हमें नोटिस पीरियड भी नहीं देना पड़ता। ठीक है, बट दे में लिमिट द नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन विड्रॉ इन अ गिवन पीरियड में। भी सिर्फ 10 बार आप उस सेविंग्स अकाउंट से निकाल सकते हो, बट आप निकाल सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपने निकाली तो मे बी आपकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी लोअर हो जाएगी। ठीक है, नोटिस अकाउंट जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको 30 दिन 60 days 90 days का एक नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। एंड अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया और ऐसे ही पैसे निकाल दिए तो एक पेनाल्टी होगी। मेक सेंस? एंड बिकॉज ये पेनाल्टी से बचने के लिए आपको ये चाहिए कि तो वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहे, और ये फिक्स्ड नहीं है दोनों में। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि बैंक लोन लाइबोर पे चलता है, और ये लाइबोर ना चेंज होते रहता है। अगर बैंक ने बोला आज लाइबोर 3% है तो आपको 3% मिलेगा। बैंक ने बोला 4% है तो 4% मिलेगा। ऐसे बैंक ना लाइबोर एवरी क्वार्टरली चेंज करती है, इसलिए ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, ये फिक्स्ड नहीं होती। जो भी ये लाइबोर चलता है विच इज द रेट दैट बैंक सेट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स वगैरह, उसके हिसाब से वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, बट लास्ट वन इज फिक्स्ड टर्म अकाउंट। मतलब आपको पता है कि कुछ महीनों के लिए आप रख ही रहे हो, 6 मंथ्स, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं सकते हो। इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है। ये काइंड ऑफ एफडी, और एफडी में बोला ना 8% आएगा तो 8% ही आएगा। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर लाइबोर 9% है तो 9% भी आ सकता है, लाइबोर 7% है तो 7% भी आता है। अब आप एज अ पर्सन आप सोचोगे कि ट्रम्प अब इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है, राइट? 6 महीने बाद, जो भी, लेट्स से दैट्स द सीन। आप अभी फिक्स्ड लोगे कि अभी नोटिस पीरियड लोगे? मतलब आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोगे आज के सीन में कि वेरिएबल लोगे जब आपको पता है 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट कटने? फिक्स्ड लोगे, क्योंकि आज का रेट थोड़ा ज्यादा होगा कल से। बट अगर आपको लगता है कि ट्रम्प शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा फ्यूचर में, तो अभी आप फिक्स लोगे वेरिएबल लोगे? वेरिएबल। तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपको क्या लगता है, वेरिएबल होगा फिक्स होगा, और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन करना है। दैट्स हाउ फाइनेंस यू हैव टू थिंक एंड लिंक इकोनॉमिक्स एंड ये। मेक सेंस? तो इंस्टेंट एक्सेस एंड नोटिस पीरियड आर वेरिएबल। वो आपको पूछेंगे कौन सा वेरिएबल है, और वो पूछेंगे कौन सा फिक्स्ड है। फिक्स टर्म वाला फिक्स्ड है, बाकी दोनों वेरिएबल है, और वो लाइबोर के बेसिस पे है। कभी कभी किस किस केसेस में लाइबोर कहते हैं, किस किस केसेस में सॉफर बोलते हैं। SOFOR, सॉफर या लाइबोर, LIBOR, यहाँ पे लाइबोर बोलते हैं। ठीक है, एंड आपको लर्न करना है लाइबोर। ये बोलते हैं ओवरनाइट लेंडिंग रेट। वो जो लास्ट का पार्ट है, ओवरनाइट लेंडिंग रेट। फॉर एग्जांपल, बैंक देख रही है अभी उनका धंधा कम है, तो उनका इंटरेस्ट रेट नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट वाले आ नहीं रहे। और अगर धंधा ज्यादा है तो इंटरेस्ट नीचे कर देंगे। तो वो चेंज करते रहते क्वार्टरली, नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑफ दैट बट अदर सिचुएशंस आल्सो। जैसे अगर
नहीं, लाइबोर इंटरेस्ट रेट का नाम है, इट्स द नेम ऑफ दैट रेट। तो उस रेट के हिसाब से सेट होती है। जैसे अगर आप यूजुअली बिजनेसेस में लाइबोर के बेसिस पे देते हैं, कभी कभी बोलते हैं लाइबोर जो भी होगा उससे 3%, अगर तू आप रिस्की बंदे हो तो आप आपको बोलेंगे लाइबोर प्लस 2%, मतलब जो भी लाइबोर होगा, लेट्स से 5% लाइबोर होगा और उसके ऊपर 2% हमेशा दे दें। अगर आप और रिस्की हो तो ये 3% हो जाएगा, तो लाइबोर 5 होगा तो 5 + 3 आपको भरना है। तो यूजुअली बिजनेसेस में ये चलता है, लाइबोर प्लस एक फिक्स्ड परसेंटेज, क्योंकि आप रिस्की इंसान हो। और अगर हमारे डिपॉजिट्स की बात है तो हमें सिर्फ लाइबोर मिलता है। मेक सेंस? तो ये ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट्स हैं जो एवरी 3 महीने चेंज होते हैं, बेस्ड ऑन बैंक। तो अभी हमने पढ़ा कैश क्या होता है फॉर फॉर यूएस, और लाइक फाइनेंस इन जनरल, इवन फिर सीएफए वगैरह आप करोगे तो कैश डजंट मीन कैश, इट मींस कैश इन बैंक। ठीक है। अब बैंक में दो तरीके के अकाउंट होंगे, करंट या सेविंग। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट या तो लो होगा या तो बिल्कुल ही जीरो होगा। वाई? बिकॉज आप कभी भी निकाल सकते हो, तो दे डोंट हैव टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट रेट। बट सेविंग्स अकाउंट, बिकॉज कभी कभी आपको होल्ड करना पड़ता है फॉर 30 डेज, आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू करंट सेविंग्स अकाउंट। ठीक है। एंड वो हमने टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट देख ली, एक है इंस्टेंट एक्सेस, एक है नोटिस पीरियड, एक है फिक्स टर्म। नोटिस पीरियड और इंस्टेंट एक्सेस दोनों वेरिएबल रेट में है, मतलब जो भी लाइबोर आपकी बैंक सेट करेगी उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट आएगा। एंड ये लाइबोर एवरी 3 मंथ्स चेंज होती है। फिक्स टर्म में जस्ट फिक्स कर दिया कि 8 महीने के लिए ये कैश पड़ा रहेगा, 8 महीने के लिए आपको 8% मिलेगा एनुअल बेसिस पे। तो एवरी मंथ विल बी 8 / 12। मेक सेंस? तो ये कॉन्सेप्ट है सेविंग्स और इसका। अब हम पढ़ेंगे ओवरसीज अकाउंट, और फिर इस्लामिक अकाउंट्स, एंड फिर लास्ट का पार्ट इज अ न्यूमेरिकल पार्ट। ये न्यूमेरिकल पार्ट आपको समझ आ गई तो दिस इज फाइनेंस का स्टेप 1। ठीक है। अब ओवरसीज अकाउंट क्या है? अगर आप दुबई में रहते हो और आपका अकाउंट, क्या ऊपर करना, ये वाला, नहीं मतलब ये, ओके। तो अब ओवरसीज अकाउंट क्या है? ओवरसीज मतलब इंटरनेशनल अकाउंट। अगर आप यूएई के सिटीजन हो एंड लेट्स से आपका यूएस में अकाउंट है, तो पहले तो आप बताओ कि अगर आप यहाँ पे हो, आप यूएस में बैंक अकाउंट क्यों बुलाओगे, क्या रीजन होगा? मुझे वहां पे पेमेंट्स करनी है यूएस में, यूएसडी में। यस, वन ऑफ द रीजंस दिस। या तो आप घड़ी घड़ी यूएस ट्रैवल करते हो, या तो बिकॉज मे बी अगर यहाँ पे आपको बैंक में पैसे रखने में 3% आ रहा है, बट यूएस में 9% आ रहा है, तो आप यहाँ रखोगे पैसा, वहां पे रखोगे पैसा, वहां पे रखोगे, तो वो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। ठीक है। बट अगर आपने वहां पे पैसा रख दिया, 9% इंटरेस्ट आ रहा है वहां पे, बट आपको पता है मे बी डॉलर डिप्रिशिएट होने वाला है, तो आप डालोगे वहां पे पैसा? डिप्रिशिएशन अगर नहीं, बट आप पहले चेक करोगे कि कितना डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर आपको 9% इंटरेस्ट रेट वहां पे आ रहा है और यहाँ पे 3% आ रहा है, डिफरेंस कितना है? 6। अगर डेप्रिसिएशन आपको लगता है यूएसडी का 6% से हो सकता है, तो नहीं डालो, क्योंकि 6% तो प्रॉफिट है ना, क्योंकि 6% आप वहां पे ज्यादा कमा रहे हो। बट अगर डेप्रिसिएशन 4% हो रहा है, तो इन अ वे कितना आप कमा रहे हो? 2% फिर भी कमा रहे हो। मेक सेंस? 6 - 4। तो वो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में रखना है, वो यूजुअली रिपीट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन बुक में नहीं दी गई है, बट वो मे बी क्वेश्चन में पूछे ऐसे। ठीक है। कि पहले तो आप यूएसडी में इन्वेस्ट क्यों करोगे? बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। बट रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि वो डेप्रिशिएट होगा। बट अगर वो डेप्रिसिएशन इतना नहीं है जितना डिफरेंस है, तो इन अ वे यू आर मेकिंग मनी। मेक सेंस? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया में 8% है, ठीक है, जापान में 2% है, यूएस में 4% है। दिख रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट? तो आप टिपिकली क्या करोगे? जापान में बोरो करोगे, क्योंकि यहाँ की इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, राइट? बोरो हियर, एंड व्हाट विल यू डू? यू विल इन्वेस्ट हियर। मेक सेंस? बिकॉज उसका इंटरेस्ट रेट आपकी यूएस से बहुत कम है। आप बोरो, अगर जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, आपको पैसे चाहिए, तो आप लो इंटरेस्ट रेट में जाओगे ना।
जरूरी ही नहीं आप करो, आप मे भी 4% से भी कर सकते हो, बट टिपिकली फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बोरो फ्रॉम जापान एंड यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। डिफरेंस कितना है? 6%। नाउ आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया है और जापान से लिया है, सो यू डोंट वांट ये दो का depreciation to be more than 6%। मतलब you don't want India to depreciate by more than 6% compared to Japan। Make sense? So let's say if you borrowed in India, in Japan, invested in India to earn a higher interest rate, if India depreciates by 9%, मतलब अगर उसका depreciation percent 9% हुआ, तो आपने इंटरेस्ट तो कमाया 8%, बट आपने कैपिटल लॉस भी हुआ, तो -1% आपका लॉस हुआ। फिर आपको पैसे भी चुकाने जापान में 2%, तो कितना टोटल लॉस हुआ? 3 लॉस हुआ। मेक सेंस? तो ये इंटरेस्ट रेट minus capital loss is the total loss, then you have to also return the money you borrowed, so that's -3%। make sense? ये कैलकुलेशन make sense? तो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है, और आपको ये दिमाग में रखना है कि why are we even opening this overseas account। मेन आप बहुत रेगुलेट कर, मतलब आप वहाँ पे बहुत विजिट करते हो। सेकेंड इज मे बी आपकी कोई प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की पेमेंट्स के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। यहाँ तो आपको लगता है कि इसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो मैं वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल के इंटरेस्ट रेट कमाना चाहता हूँ, ठीक है। बट व्हाट आर द अदर थिंग्स यू नीड टू चेक जब आप ओवरसीज अकाउंट खोलते हो? फर्स्ट है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ करेंसी का मतलब कितना, मतलब इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए आपको एक्सचेंज करने में, जापान का पैसा इंडिया में, यूएस का पैसा इंडिया में। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो व्हाई वुड यू इवन डू इट? डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रही, कॉस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो एक्सचेंज रेट्स लगते हैं, जो एक्सचेंज रेट्स लगते हैं, और एक्सचेंज रेट वाले एक फी लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कोई भी लेबनन का मनी नहीं लेता। लेबनान के लिए आपको अगर लेबनान की करेंसी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है उसके लिए। तो विल यू एवर गो टू लेबनान इवन इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई? जो वहाँ पे हाई है बिकॉज वहाँ पे कोई और डिपॉजिट, कोई वहाँ पे बैंक में ट्रस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 12-15% है। बट फिर भी कोई लेबनान में क्यों नहीं जाता? एक तो यस वॉर रिस्क है, बट ऑल्सो एक्सचेंज रेट, आप लेबनान की करेंसी लोगे बहुत महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम, कि आप जो बैंक में खोल रहे हो आप उसको ट्रस्ट भी करते हो कि नहीं, चेक दैट। उस ट्रस्ट को क्रेडिट वर्थिनेस बोलते हैं, क्योंकि अगर बैंक पैसा नहीं लौटा पाएगा तो वो क्रेडिट वर्दी नहीं है, आप उनको डिपॉजिट क्यों दोगे? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब अगर आपको इंटरेस्ट रेट 8% आ रहा है इंडिया में, पर आपको टैक्स ही 40-50% देने पड़ रहे हैं, तो इन अ वे आप कमा रहे हो 4%, तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप 2% में बोरो करो, 4% में दो। मेक सेंस? आप माइट एज वेल यू कुड हैव गॉन फॉर यूएसडी जहाँ पे 4% इंटरेस्ट पहले से है। तो अगर टैक्स भी बहुत ज्यादा है, तो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दिस। Tax treatment of interest applied to deposits in home country and also Bhar. Whether whether the deposit will be subject to any exchange controls. Now, for example, कल को अगर हमने यूएस में अपना बैंक अकाउंट खोला और हमें पैसे ना दिया, कल कल को ट्रम्प कभी भी बोल सकता है पैसे नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं। तो आपको ये भी चेक करना है कि whether the deposit will be subject to exchange controls। कंट्रोल्स कौन करता है? गवर्नमेंट डालती है या बैंकिंग सिस्टम डालती है। अगर कंट्रोल्स बहुत स्ट्रिक्ट है तो यू नॉट इन्वेस्ट देयर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ करेंसी, लेबनान का एग्जांपल दिया मैंने आपको। क्रेडिट वर्थिनेस, क्योंकि आप डिपॉजिट दे रहे हो बैंक को, यू शुड नो कि बैंक वापस दे पा रही है कि नहीं। टैक्स ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल 50% ट्रीटमेंट हो, तो ये तो 4% हो गया, क्या फायदा 2% यहाँ से लेके 8% करने से, तो यूएस में ही बैठ के करो, ठीक है। और फिर वेदर द डिपॉजिट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सचेंज कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ट्रम्प बोल दे कि डू नॉट डज नॉट अलाउ, डू नॉट विड्रॉ बोल दे, तो फिर आप आपका पैसा कट जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ आई? ठीक है। पहले तो इंटरेस्ट गेन देखोगे और कितना डेप्रिसिएशन हुआ देखोगे, उसका नेट डिफरेंस निकालोगे, और फिर आपको पैसे चुकाने भी देंगे जो आपने बोरो किए, टोटल -3%, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, रिस्क इज इंडियन करेंसी कैन डिप्रिशिएट एंड कैन कॉस्ट लॉस, क्योंकि आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे ऑप्शंस देंगे कि रिस्क इज जापान विल डिप्रिशिएट। जापान डिप्रिशिएशन आपकी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि इंडिया अप्रिशिएट हो गया। मेक सेंस? अगर जापान की करेंसी डिप्रिशिएट हुई, हम जापान को इंडिया से कनेक्ट हो रहे हैं,
कंपटीशन दे रहे हैं, तो इंडिया मतलब अप्रिशिएट हुई ना। हाँ। तो जहाँ पे आपके पैसे डले हुए हैं वो अगर अप्रिशिएट हो रही तो बुरी बात नहीं है। हाँ। तो जापान डिप्रिशिएटिंग इज नॉट रिस्क फॉर यू, गुड फॉर यू, बट इंडिया डिप्रिशिएटिंग इज बैड फॉर यू। जापान अप्रिशिएटिंग इज ऑल्सो बैड फॉर यू, क्योंकि उसका मतलब इंडिया डिप्रिशिएट हो रही है। मेक सेंस? सो अगर मैंने यूएसडी में पैसे रखे, आईपीके में पैसे रखे, तो वहां पर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो मेरे को लॉस है, राइट? तो जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, आप चाहते हो कि वो करेंसी डेप्रिशिएट ना हो, उल्टा जहां से आप पैसे डाल रहे हो वो करेंसी डेप्रिशिएट हो, अच्छी बात है। तो आप चाहते हो दिरहम डेप्रिशिएट हो जाए ताकि एटलीस्ट यूएसडी का अप्रिसिएशन लगे। मेक सेंस? अब वो आप एमसीक्यू में ये भी दे सकते हैं, इंडियन करेंसी कैन डेप्रिशिएट इज योर रिस्क, विच इज ट्रू इन दिस क्वेश्चन। या वो बोल सकते हैं जापानीज करेंसी कैन अप्रिशिएट, वो भी आपके लिए बुरा है, क्योंकि यू डोंट, आपने जहां से बोरो किया वहां से अप्रिशिएशन नहीं होनी चाहिए, जहां जहां पे आपने इन्वेस्ट किया वहां पे अप्रिशिएशन हो। तो दोनों वेज में आपको माइंड में रखना, और वो एमसीक्यू में आ सकता है। मेक सेंस? और ये एमसीक्यू में ऐसा आएगा कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ ओवरसीज कंट्री इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन लेट्स से जिम्बाब्वे, तो रिस्क इज जिम्बाब्वे शुड नॉट, अगर रिस्क इज बेसिकली जिम्बाब्वे वुड अप्रिशिएट, ठीक है, बट व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, जिम्बाब्वे वुड अप्रिशिएट, कि जिस कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया है वो अप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैराग्राफ है बीच में, इन्वेस्टर्स may choose to hold cash because the interest rates earned on that currency is higher, ठीक है, but the risk is currency depreciates and the additional income is outweighed by the loss in capital value. Make sense? यहाँ पे जैसे हमने देखा 8% गेन आ तो रहा है, बट 9% कैपिटल लॉस आ रहा है, तो इन एंड आपने नेट लॉस ही बनाया, तो वो ही लिखा है। So and the additional income earned is more than the loss in capital when the deposit is converted back, ठीक है। Alternatively, an investor may hold a currency. For example, कभी कभी ऐसा होता है, मे बी इंटरेस्ट रेट आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1% है लेट्स से, बट आपको लगता है ये कैपिटल गेन 10% होगा, और ये कुल मिला के आपको 11% दे रहा है, तो यू विल स्टिल बोरो एट 2% एंड गो इन्वेस्ट इन अ कंट्री जहाँ पे सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट है, बिकॉज दे स्कोप की वहां पे अप्रिसिएशन हो, ये भी सिनारियो हो सकता है। मेक सेंस? जापान में 2% इंटरेस्ट रेट है, एंड लेट्स से ऐसा सिनारियो होता है जहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट रेट इज 1%, बट आपको लगता है कि इंडिया की अप्रिसिएशन 10% से होगी या बहुत ज्यादा होगी, लाइक इवन इफ इट्स 1 और 4, 5% मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, तो 5 - 2 is 3%, फिर भी आपका गेन है। मेक सेंस? समटाइम्स यू डोंट गो जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, इट्स ऑल्सो बिकॉज आपको लगता है कैपिटल गेन बहुत ज्यादा होगा। मेक सेंस? तो यहाँ पे दो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, कैपिटल गेन बहुत ज्यादा भी है, ये इंडिया इतना अप्रिशिएट हो रहा है। ये तो रिस्क सिनेरियो, बट दिस इज अपॉर्चुनिटी इवन व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लो, ठीक है। So investors may hold the foreign currency for speculative reason that the currency will appreciate in value and the capital gain can be made. इसमें आपको इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल यू वांट टू हैव दैट बैंक अकाउंट बिकॉज वो अप्रिशिएट होगा पैसा बाय 4% 5%, और यहाँ पे आपको सिर्फ 3% बना रहा है, तो अप्रिशिएट अगर 4% हो रहा है, यहाँ पे 3% चुकाना है, तो फिर भी 1% प्रॉफिट है। मेक सेंस? एंड जो इंटरेस्ट रेट 1% हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट इज 2%। मेक सेंस? अब इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इस्लामिक अकाउंट में क्या है, इंटरेस्ट रेट आते नहीं आते, इस्लामिक अकाउंट इस्लाम नहीं आते हैं, इस्लाम रिलेटेड है ना इसलिए। यस, तो यहाँ पे लिखा है कि इट फॉरबिड्स अर्निंग और पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है, बट हाउ डू दे अर्न? अब वो क्या करते हैं, वो कंपनीज को रिसर्च करते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि हम शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब हम 100 डालेंगे, ठीक है, आप हमें 100 वापस दो, ठीक है, ये होता है कंपलसरी। ये किसको बोलते हैं? ये इसको सुकूक बॉन्ड बोलते हैं, ये जैसे ये बैंक है। नहीं तुमने बोला ना ये लोग बोलते हैं कि 100 हम डाल रहे हैं 100 क्लाइंट, मतलब ये डिपॉजिटर्स है और बैंक है, ठीक है, तो डिपॉजिट आपने 100 का किया बैंक में, बैंक आपको 100 तो कंपलसरी देगी 3-4 महीने बाद, जब भी जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर आपको फायदा क्या बैंक में रखने का? फायदा आपका ये है कि यू अर्न समथिंग कॉल्ड प्रॉफिट रेट।
अब बैंक क्या करती है, ये 100 जो आपने डिपॉजिट किया वो किसी एथिकल काम में जाके इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट, जैसे अगर बैंक ने खुद के पैसों से एक एक एक्टिविटी में पैसा डाला, 100 बैंक ने डाला, 100 आपके पैसों से डाला। ठीक है। तो इसने प्रॉफिट दिया 9%। तो बैंक क्या करेगी, बैंक 4.5% रखेगी, 4.5% आपको दे देगी along with the 100 that you gave us। ये कौन सी एक्टिविटीज होती है? ये एथिकल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे, बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे इनको दे देते हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर्स को दे देते हैं पैसे, क्योंकि रियल एस्टेट में तो रिटर्न आना ही है ऐसी चीजों में, बट दे मेक श्योर कि वो एथिकल हो। ठीक है। तो ये प्रॉफिट, इसको इंटरेस्ट रेट नहीं बोलेंगे हम, इसको प्रॉफिट रेट बोलेंगे, क्योंकि कल को अगर इसने लॉस बना दी तो मे बी आपको शायद वापस नहीं मिले, बट आपको एटलीस्ट आपका 100 मिल जाएगा। मेक सेंस? बैंक की तरफ से आपको अपना 100 मिल जाएगा। अब बैंक इसमें थोड़ा फी रखती है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग फी। जैसे हम भी 20% रखते हैं, वैसे इन 4.5% का भी थोड़ा बैंक 1% शायद रखते हैं अपने पास। तो वो बैंक का एक तरीके से इंटरेस्ट रेट बोल दो। सो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं थ्रू बैंक, इन अ वे दे इन्वेस्ट इन अ बैंक, बट स्टिल कॉल्ड बॉन्ड, क्योंकि इनको अपना 100 वापस मिल जाता है। यहाँ पे अगर हमने 100 से नीचे गिरा दिया तो हम थोड़ी दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे, हम 90 देंगे, पर बैंक 100 एटलीस्ट देती है। अब वो इंटरेस्ट रेट नहीं देती है, इंटरेस्ट रेट मतलब वो प्रॉफिट रेट देती है। अब यहाँ पे 9% बना, इसका 4.5 4.5, यहाँ पे 8% मिला तो 4 4, तो वो गारंटीड नहीं है और इसको प्रॉफिट रेट बोलोगे। और कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये मतलब सेविंग्स अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं लगता। बट 100 तो मिल जाते हैं आपको। 100 मिल जाता ठीक है। So they forbid interest, but they have element of shared risk. Shared risk है कि ये 4.5% ना आ जाए। They earn a profit rate. Islamic accounts interest is not paid. There is no certainty that the, कभी कभी क्या होता है, मे बी बैंक ही खराब हो और ये 100 भी ना मिले, but usually contract says that you should get back the 100। but अगर बैंक ही खराब हो तो you may not get your money in full। that's why there's a investment risk। यूजुअली हमें क्या चाहिए, बैंक में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क ना हो, जो 5% फिक्स है एटलीस्ट वो तो आ जाए। बट इस्लामिक बैंक में इन्वेस्टमेंट रिस्क है, क्योंकि एक तो आपको पता नहीं कितना इंटरेस्ट रेट आएगा, दूसरा अगर बैंक ही भाग जाए तो आप क्या करोगे। तो इसमें किसी बैंक के साथ हो सकता यस ट्रू, बट इसमें ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ फिक्स भी नहीं है, मतलब इतना भी वो डिटेल्ड, इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये। ठीक है। So finance says, Islamic finance says bank deposits, अब यूजुअली फाइनेंस क्या बोलते हैं, जो हमारे यूएस के बैंक डिपॉजिट्स है, दे आर सेफ हेवन, दे कैन नॉट डिफॉल्ट। यू हैव टू थिंक दैट द यूएस बैंक इज डिफॉल्ट फ्री, वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर पाएगी। इफ आई से डिफॉल्ट फ्री इंटरेस्ट रेट, यूएस का जो भी यूएस बैंक यूएस टी बिल का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो डिफॉल्ट फ्री इंटरेस्ट रेट है। तो इसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क है, तो अगर यूएस लेट्स से इज गिविंग 3%, शारिया इज बिट रिस्की राइट, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसमें कि आपको पता नहीं है कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो आप सोचोगे एटलीस्ट प्रॉफिट रेट ये अगर 7% दें है। तो ही मैं जाऊंगा शारिया में, वरना नहीं जाऊंगा। तो वो एक तरीके से एक होता है कि अगर यूएस 3% दे रही है तो इसको एटलीस्ट 3 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा है इस्लामिक बॉन्ड में। मेक सेंस? और इसमें ये जो इस्लामिक बैंक्स है, मतलब ये सेविंग्स अकाउंट और बैंक्स, इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। नो, यहाँ पे लिखा है ना, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स, हाँ। लास्ट टाइम ये। हाँ। ठीक है, वो कोई भी जा सकता है। Okay, अब ये लास्ट बिट है और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। मैं एक बार समझाती हूँ स्टार्टिंग से, मैं फिर नोट्स दिखाऊंगी। ठीक है। अब लेट्स आप बैंक जाते हो। ओके, लेट्स से आप बैंक जाते हो। ठीक है। और आप बोलते हो कि 1 साल के लिए मेरा पैसा ले ले, विच इज एनुअल 360 डेज। लेट्स कंसिडर 360 डेज है साल में, नॉट 365। आप बैंक में जाते हो, बोलते हो ये मेरे 100 dirham लो, 360 बाद डेज बाद आपको जो भी इंटरेस्ट रेट लगता है वो देना। और बैंक बोलती है 3%। तो लेट्स से ईयर में सिर्फ 360 डेज है, तो आपको कितना मिलेगा, 103 मिलेगा, राइट। तो यू वेंट टू बैंक, डे 0 पे आपने 100 दिया, बट 360 डे पे साल के एंड पे आपको मिल रहा है 103। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट 3% था। हाउ डिड यू कैलकुलेट 103?
फॉर्मूला इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.03. यहाँ मैन्युअली कैलकुलेट करो 3% का एंड एड इट, और यू कैन जस्ट डू 100 multiplied by 1.03. What is 1.03? 1 plus interest rate percentage. 3% को कैसे लिखोगे? 0.03 plus 1. इसलिए it's 1 multiplied 100 multiplied by 1.03. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? क्योंकि और है कॉन्सेप्ट्स इस पे, इसलिए मेक सेंस. यहाँ तो आप 3% मैन्युअली कैलकुलेट करो. हाँ 100 into 3 divide by 100. डिवाइड बाय 100. ठीक है, मतलब 3%, मतलब 3 निकालना है ना, तो 3% ऑफ 100 कर रहे हो विच इज 3. मेक सेंस. और यू कैन जस्ट डू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट. ठीक है, ये साल का हो गया. कभी कभी बैंक आपको सेमी एनुअल बेसिस पे देती है, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट देती है. साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, राइट. यूजुअली यहाँ पे यही होता है. तो डे 0 पे आप जाओगे, आप 100 दोगे बैंक. सेमी एनुअल है, साल में 2 बार देगी आपको, तो मतलब डे 180 पे वो आपको कूपन देगी. मेक सेंस. एंड डे 360 पे भी आपको कूपन देगी, मतलब इंटरेस्ट देगी. मेक सेंस. तो अगर साल का 3% है तो यहाँ पे 3% आएगा, ये पर एनम है, राइट. तो यहाँ पे कितना आएगा? 1.5 आएगा, और यहाँ पे भी 1.5 आएगा. बट फाइनेंस क्या करता है, ये कहते हैं कि 1.5 जो आपको मिला ना, वो आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया इसमें. तो यहाँ पे वापस 1.5 का भी 3% आएगा, 1.5 का भी 1.5% आएगा बेसिकली. मेक सेंस. 1.5 का 1.5 आएगा. ठीक है, तो इसको अगर मैं इजीली दिखाऊं तो डे 0 पे आपको आएगा 100, आपने दिया 100. डे 180 पे आपका कितना पैसा हो गया? 101.5. मेक सेंस. अब ये डे 360 पे कितना होगा? 101.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.015. ठीक है, नॉट 100, क्योंकि अब ये पूरा 105 री इन्वेस्ट हो गया. मेक सेंस. ये 100 105 बन गया, वो समझ आई. वापस ये इन्वेस्ट करोगे कूपन के साथ, तो ये बढ़ गया ना. ये 1.015 कैसे है? ये 1.5% था. अगर मैं आपको उस लैंग्वेज से सिखाऊं तो एक सेकंड. बेसिकली आपको इस पे 1%, 1.5% मिलेगा, और आपको ये मिलेगा ही 1.015 इस दिन पे, प्लस ये इस फॉर एग्जाम्पल ये 100 था, इस पे 1.5% इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ तक आना था, क्योंकि 3 साल का था. तो ये कितना हो गया? 1.5 आपको कूपन मिला, मतलब वो टोटल वैल्यू क्या हुई? 101.5 हुई, क्योंकि 100 आपने दिया, 1.15 आपको ये मिला. तो आप वापस ये 100 इन अ वे री इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये भी री इन्वेस्ट कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट सेपरेटली, यू कैन डू इट डायरेक्टली ऐसे. और इस पे कितना इंटरेस्ट रेट आएगा? 1.5% अगेन, क्योंकि 3% था. तो व्हाट इज 101.5 का 1.5%? ये आप कैलकुलेट करोगे 1.53. तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 101 तो आपको मिलना ही है वापस, प्लस 1.523. 101.5 प्लस 1.523 इतना हो गया. मेक सेंस. तो इन वे आप 3% कमा रहे हो, कि 3% से ज्यादा कमा रहे हो? स्लाइट ज्यादा. तो 3.023% है. ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ये 0.23 कंपाउंडिंग के कारण है. मेक सेंस. यहाँ पे अगर आपको साल में सिर्फ एक बार मिल रहा है, तो आपका पैसा सिर्फ 1.103 बनेगा. तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 3% ओनली. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है इन अ वे. इसकी फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस रेट पर पीरियड बाय n. अब मैं ये समझाती हूँ क्या. हमारी 3% इंटरेस्ट थी, ठीक है.
बट सेमी एनुअल थी तो हमने डिवाइड बाई 2 किया, इसको आपको रेज टू 2 करना है, तो आपको ये नंबर आएगा। रेज टू 2 करना है, क्यों? क्योंकि सेमी एनुअल था। तो नीचे जो किया नीचे भी करना है क्योंकि रेट फॉर पीरियड है, मतलब इतने इस पीरियड के लिए आपको 1.5 ही तो मिल रहा है, इसके लिए भी आपको 1.5 ही मिल रहा है। मेक सेंस? तो ये रेट फॉर पीरियड 1.5 है ना, पीरियड एज इन दोनों पीरियड के बीच, नॉट द होल ईयर। मेक सेंस? तो ये जो है, तो ये क्या हुआ, 1.015 रेज टू 2। ठीक है, सॉल्व, ये आएगा -1 विच इज 3.02%। ठीक है, आपको -1 करना है, यहाँ पे आपने 1 ऐड किया तो आपको वापस -1 करना है। तो इंटरेस्ट रेट इज दिस, इसको कंपाउंडिंग ऐसे बोलते हैं। या तो आप लंबा वे करो कि आप देखो पहले 105 बनता है, वापस 105 को री इन्वेस्ट करो और कितना पैसा बनता है, और फिर देखो आपको एंड में कितना बनता है, और जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला कॉल्ड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू n। हम -1 क्यों हुआ, तो वो समझ नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्लस हुआ ना, तो तो अब यहाँ पे जैसे एक सेकेंड, तो अब ये 1 प्लस किया हमने, तो 1 प्लस 0.0105 था ये, तो क्या कर दिया हमने 1 पॉइंट, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे किया 0.015, क्योंकि 1.5% था, उसको अगर मैं 1.5 को 100 से डिवाइड करूँ, कुछ भी डेसिम नहीं है। 1.5% था, 1.5% था, इसको मैं अगर डेसिमल में करूँ तो क्या होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 100 विच इज व्हाट 0.015। हाँ। ठीक है, अगर मैं बोलो आज आपने 100 डाला, वो 101.5 हो रहा है, आपने क्या किया, मैनुअली 1.5 ऐड किया, और व्हाट यू कैन डू इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.015, ये भी आपको 101.5 देगा। Why this is 1 plus interest rate but in decimals। ये फॉर्मूला ही ऐसा है। तो फिर -1 क्यों हुआ? -1 क्यों? क्योंकि अब आपने ये किया, ठीक है, अब आपने अगर सिर्फ ये देखा कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो इसमें 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या था, रेज टू 2, आपको इंटरेस्ट रेट ही वापस चाहिए, तो आपको जो भी नंबर आएगा वो 1 पॉइंट ऐसे होगा, तो आपको सिर्फ ये पार्ट चाहिए, तो इसलिए आप -1 करोगे। अच्छा, उन लोगों ने पूछा है क्या कि सिर्फ ये बताओ कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना होगा? हाँ, सिर्फ ये फाइनल रेट क्या है। मेक सेंस? तो वो फाइनल रेट के लिए आपको फॉर्मूला में -1 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले +1 किया था। मेक सेंस? अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मंथली दे दिया, मंथली कंपाउंडिंग दे दी 3% पे, आप थोड़ी डे 0 देखोगे, फिर डे 30 देखोगे, फिर डे 60 देखोगे, ऐसे लंबा तो नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे, 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 12, बाई 0.03 प्लस 3% से नहीं करना, आपको डेसिमल पॉइंट में करना है, ये पहले करोगे, हाँ, और ऊपर भी पहले ऊपर भी 12 करोगे, एक नंबर आएगा आपको। ठीक है, सॉल्व, ये नंबर आया -1, क्यों? तब आपको जाके 3.04% आएगा। मेक सेंस? अब सेमी एनुअल में कितना आता है, 3.02, मंथली में 3.04। मेक सेंस? जितना ज्यादा आप कंपाउंड कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर, जितनी ज्यादा आपको बैंक इंटरेस्ट रेट दे, वियो बैंक एवरी मंथली देता है, उतना आपका रिकम्पाउंड होगा, वरना साल में एक बार दे अच्छा नहीं है आपके लिए। जो मंथली देता है वो ज्यादा अच्छा। ओके, नाउ लेट्स समराइज दिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनुअल इक्विवेलेंट यील्ड। ठीक है, अगर मैं बोलूं 3% इंटरेस्ट रेट है बैंक का मंथली, will your annual equivalent yield be greater than 3% or lower? Greater. क्यों? Why is it greater? Compounding effect. Make sense? बट अगर 3% इंटरेस्ट रेट हो एनुअली, एनुअली आपका कुछ कंपाउंड हो रहा है सिर्फ साल में एक बार, साल में एक बार।
कुछ कंपाउंड हो रहा है, नहीं। तो देन इट इज, अगर अगर साल में सिर्फ एक बार आ रहा है तो आप 3% ही कमा रहे हो, हाँ। देन इट इज इक्वल. हाँ। Why is it equal? Because there is no compounding. इक्वल टू व्हाट? Equal to 3%. हाँ, इक्वल टू। Make sense? अगर एनुअली हो, सेमी एनुअली में ग्रेटर होगा 3% से. उसका फॉर्मूला क्या है अगेन? 1 + 0.03. मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12, मल्टीप्लाइड बाई 12. क्वार्टरली है तो 1 + 0.03 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू 4. मेक सेंस? इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, ये नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं होगा, जो कैलकुलेटर मैंने आपको दिखाया था उससे होगा. मेक सेंस? फिर इक्वल टू करोगे एंड देन -1 करोगे टू गेट द परसेंटेज. मेक सेंस? एंड मेक श्योर कि अगर आप -1 करते हो तो 0.0304 रहेगा. तो इन्होंने आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो टू गेट अ परसेंटेज. ठीक है, ये मत समझना ये परसेंटेज है, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. मेक सेंस? क्योंकि यहाँ में हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 100 किया था, तो अगेन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. हमने यहाँ पे 1 ऐड किया था अगेन, तो आपको वापस -1 करना है. मेक सेंस? सो द इंटरेस्ट रेट इज नॉट 0.034. क्यों ही 1 प्लस का यहाँ पे? क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है. है। ठीक है, सो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बट फॉर द पीरियड, इसलिए आप डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंड हो रहा है. ओके, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. हाँ। ये मैंने एक्सप्लेन किया नीटली ताकि आपको याद रह सके. अब 4% का क्वार्टरली कितना एनुअल इक्विवेलेंट रेट देगा? 4% क्वार्टरली. आप यहाँ पे आ सकते हैं, एकदम कैलकुलेटर देखो. मैं यहाँ पे करती हूँ। आप वो रेस कैसे करोगे? रेस टू 4 कैसे करोगे मैनुअली? नहीं आता. ठीक है, अब 4% क्वार्टरली के लिए आप देखो फॉर्मूला कैसे दिखेगा. 4% क्वार्टरली 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाय क्वार्टरली है ना, क्वार्टर मतलब 3, 4. 4 सॉरी. ठीक है, रेस टू 4. तो आप कैलकुलेटर के पास, आपका कैलकुलेटर शायद ऐसे ही दिखेगा. ठीक है, तो पहले आप ये करोगे 0.04 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये 0.01 आया +1, 0.01 है. ये आया +1, तो ये हो गया 1.01. ठीक है, ये तो आप यहाँ लिख लो या ऐसे कैलकुलेटर में स्टोर होता है. अब इसको हमें क्या करना है, रेज टू 4. तो ये आया और यहाँ पे XY दिख रहा है, YX. अब इसको प्रेस करोगे 4, ये आया 1.406. अब क्या करना है, -1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, 4.06. हाँ. ठीक है, आंसर इज 4.06. टेंशन नहीं हो रहा ना? अह, तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर,